पेपर एनालिसिस के बारे में, साथ के साथ आप लोग भी आंसर सीख के करके, ठीक है। ठीक है सर, हम बीपीएससी का बैच गलती से परचेज कर लिए थे और आपने क्या कहा था 500 रुपये करने के लिए, हम पे भी कर दिए। पेपर 1 पेपर 2 अभी तक बैच चेंज नहीं हुआ, प्लीज़ चेंज कर दीजिए। एक एक नाम लिख ले, T2 यादव, ठीक है कोई बात नहीं भाई, वो इतने आप लोगों के मैसेज आते हैं तो थोड़ा आप 2-3 दिन वेट कर लिया करो, आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आएगा। जो आप लोग ये गलत कोर्स ले लेते हो ना, सीटेट वाला बीपीएससी ले लेता है, बीपीएससी वाला अपने सब्जेक्ट ही नहीं पता कौन सा लेना है, इसके लिए 4 लड़के मैंने अलग से बैठा रखे कि इनके कोर्स चेंज कराते रहे, ठीक है। तो जल्दी आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नज़र डाल लेते हैं और आंसर आप लोगों को साथ के साथ देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जोड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इनमें से एक स्टेटमेंट आपको सही बताना है, किसके बारे में, जोड़ से संबंधित। आपकी एनसीईआरटी की किताब में जोड़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जोड़ कह लीजिए, एक कह लीजिए आप लोग झील कह लीजिए, ठीक है, तालाब कह लीजिए। तो जोड़ हो गया, झील हो गई, तालाब हो गए, ये तीनों के तीनों कहाँ देखने को मिलते हैं? ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, और एनसीईआरटी की किताब के अंदर और आपके पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पानी को सेव करने की, यानी उसको कंजर्व करने की बहुत परंपरागत प्रणाली है कि पानी को इसके अंदर कैसे सेव किया जाता है, किया जाता था, ठीक है। चाहे जोड़ हो गए, चाहे आपके झील हो गए, ठीक है, तो इसके अंदर कैसे सेव किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यह समुदाय आधारित, ठीक है, यानी समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, यानी कि जो वर्षा का पानी होता है वो इनके अंदर यहाँ पर संचय होता है। तो ये प्रणाली आपके सामने यहाँ पर दी हुई है। पहला आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही लगाया, ठीक है। चाहे आपके जोड़ हो, जिसको आप लोग तालाब भी कह देते हो, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपकी नदी हो, और हाँ एक चीज और लिख लो, बावड़ी, ठीक है। बावली नहीं कह रहा मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ बावड़ी, ठीक है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बावड़िया होती है। ये आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी, वरना नोट्स पढ़ोगे तो वहां पर मिल जाएगी, वरना मैं जब क्लास ही स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मिल जाएगी। जो मन करे आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देखिए। ईवीएस के अंदर आप सभी को पता है जो 30 नंबर की ईवीएस आती है, 30 नंबर की ईवीएस में 15 नंबर तो कंटेंट के आ जाते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजी के आ जाते हैं, ठीक है। कंटेंट ही आपका पूछा जाता है, एनसीईआरटी की किताब से पूछा जाता है, और 15 नंबर का पेडागोजी का, ये भी कुछ सेक्शन आपके एनसीईआरटी की किताबों में से आते हैं और कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपके सचिन सर के द्वारा आते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, जो भोजन है, ठीक है, भोजन क्या है, एक थीम है। अब देखिए ईवीएस को 6 थीम के अंदर विभाजित किया गया। अगर आप लोगों ने ईवीएस का सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर कोई चैप्टर के नाम नहीं लिख रहे, तो या फिर आप लोगों ने सीटेट का सिलेबस देखा होगा, उसमें सिर्फ आपका लिखा हुआ है कि जो आपका ईवीएस का सिलेबस होता है वो 6 थीम पर आधारित है। उसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, या मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा होगा डिटेल में, ठीक है, जब क्लास चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा ये 6 थीम कैसे कैसे अस्तित्व के अंदर आई थी, ठीक है। तो 6 थीम पर आधारित होता है ये जो आपका ईवीएस का सिलेबस होता है। मैं इसकी जब क्लास शुरू होगी तब भी बता दूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर आपका कहाँ से आया। तो ईवीएस की जो 6 थीम होती है उस पर आधारित एक पेडागोजी का क्वेश्चन 100% आता है। इस बार इन्होंने 3 क्वेश्चन ईवीएस की थीम पर आधारित पूछ लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए। अब ईवीएस की एक थीम दे दी, कौन सी दे दी, भोजन, यानी कि फूड दे दी। ईवीएस की 6 थीम में से एक थीम दे दी फूड। अब देखिए इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे पूछा कि भोजन जो है ये थीम है, इसको पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, इंक्वायरी को कौन सा बढ़ावा देती है वो आपको बताना है। देखिए देखते हैं पहला ऑप्शन कि छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र कलेक्ट करने के लिए कहना, अलग अलग खाने की जो चीजें होती है उनको कलेक्ट कर लेना। दूसरा, सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। अच्छा, शिकंजी बिना आग के पक जाती है? बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा छात्रों से उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या क्या खाने की चीज पसंद है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या है पसंद। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, खासकर प्राइमरी क्लास का बच्चा होता है, छोटा बच्चे को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ाओगे नहीं समझ में आएगा, उसको जितना भी पढ़ाओगे एक्टिविटी के माध्यम से आप पढ़ाइए, उसके बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके उसको यहाँ पर पढ़ाइए। अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस बच्चे के आपके आसपास के परिवेश से होने चाहिए, या उसके या उसकी फैमिली से जुड़े हुए होने चाहिए। अब आप क्या काम करो, अपने बच्चों से पूछो कि बेटा आपके घर के अंदर मम्मी को क्या पसंद है खाने में, पापा को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, दादा दादी को क्या खाने में पसंद है, तो बच्चा बता देगा। अगर आप बच्चे से ये पूछोगे कि बताओ चीफ मिनिस्टर को क्या पसंद है, प्राइम मिनिस्टर को क्या पसंद है, उसे क्या मतलब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। तो अगर परिवार के सदस्य से खाने की आदत का पता बच्चे से लगाने के लिए कहेंगे तो यहाँ पर जो इंक्वायरी यानी पूछताछ को जो बढ़ावा देता है इस थीम पर आधारित, भोजन की थीम पर आधारित, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक यही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न
परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, क्या मतलब? छोटे बच्चों को जितना भी हो सके, जिसके बारे में आप लोगों को कई बार मैंने एनसीएफ के अंदर भी बताया हुआ है, नए बच्चे क्लास से जुड़े तो उनको फिर बता देंगे, टेंशन मत लेना। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है बच्चे के परिवेश से या बच्चे के परिवार से, बच्चे से जुड़ी कोई भी चीज उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके आप लोग पढ़ाइए, समझाइए, वही आपका बेस्ट माना जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। एक ईवीएस की जो टीचर है वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। जैसे मैंने आपसे कहा, यार मैंने तो देखा ही नहीं आपका, कि आपको खाने के अंदर क्या क्या पसंद है। ठीक है, आपको खाने के अंदर पसंद है चप्पल पसंद है, थप्पड़ पसंद है, मुक्के पसंद है, ठीक है, और क्या क्या खाने के अंदर पसंद है, और बताओ भाई क्या क्या खाने के अंदर पसंद है? गोलगप्पा, पूड़ी सब्जी, कूपन कोड पसंद है, इनका कूपन कोड दे दे, अभी दे रहे हैं आपके मुंह के अंदर कूपन कोड डाल देंगे, उसको खा जाना। अरे गधों में कूपन कोड देता ही ना हो, कहाँ से कूपन कोड का लिंक डाल लो, अपने आप ही डिस्काउंट मिलता है वो बैच के ऊपर। ठीक है, तो यही जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा खाने के बारे में, ठीक उसी प्रकार से जो ईवीएस की एक टीचर है वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ठीक है, अब तो सर्दी आ गई, अब तो गर्मी आ रही है, आप लोग देख सकते हो मैंने भी कमीज पहनी हुई है, आप लोगों ने भी सर्दी का कुछ स्वेटर वगैरह नहीं पहना होगा। तो हम जो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये किस प्रकार का प्रश्न है? अभिसारी प्रश्न है, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जिसमें प्रश्न का जो टाइप होता है, इसका जो समाधान होता है वो सिर्फ आपका एक होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सर्दियों में आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हो या कौन से कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो आप लोग बता दोगे गर्म, तो सिर्फ एक आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछ ले कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हो, तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और जब मल्टीपल आंसर यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपका कन्वर्जेंट नहीं, फिर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन देखने को मिलेगा। तो अभिसारी तो गलत हो जाएगा। दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि आपका एनालिटिकल क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो आपस में विश्लेषण करेंगे कि अरे यार तू भी सर्दियों वाले कपड़े पहनता है, ठीक है, इस प्रकार के ऊनी कपड़े पहनता हो, कहेगा हाँ मैं भी पहनता हूँ, देख मैंने स्वेटर पहना है, मैंने जर्सी पहनी है, इसके अंदर हमें सर्दी भी नहीं लगती है, ऊनी कपड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ क्या काम करेंगे? विश्लेषण करेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें उससे पूछनी चाहिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लग गया क्वेश्चन मार्क, और जिस स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, समझ जाना, वो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को यहाँ पर बढ़ाएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रश्न आपका नहीं होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आपका नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन तो सीधा यही होता कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको खाने के अंदर क्या पसंद है, तो आपने बता दिया मुझे लात घुसे खाने के अंदर पसंद है। ठीक है, तो आपके कन्वर्जेंट क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे, जबकि हमें डाइवर्जेंट के ऊपर अपना पूरा फोकस करना है। सो आंसर यहाँ पर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ठीक है, सर बैच कैसे परचेज करें? मेरे भाई अलग से पूरी इसकी वीडियो बना रखी है, वीडियो के अंदर भी बता दिया जाता है, फिर भी आप लोगों को नहीं पता। सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर मिलेगा। अगला है आपके सामने एनसीईआरटी की ईवीएस की जो आपकी किताबें होती है, उसके एक चैप्टर में वहीदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? अब देखिए एनसीईआरटी की किताबों के अंदर बहुत सारी आपकी फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपकी कन्नम मल्लेश्वरी हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, बिचेंद्री पाल हो गई, उसके अलावा उन्हीं में से एक है वहीदा प्रिज्म जी। ठीक है, ये आपके जो थन्नामड़ी गांव है, इनका थन्नामड़ी गांव की रहने वाली है, मतलब ये आपके J&K की तरफ आपका पड़ता है थन्नामड़ी गांव, वहां की रहने वाली है। परेड को संभालने वाली पहली फीमेल थी आपकी। ठीक है, अब इनके बारे में एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ आपको पेपर एनालिसिस के अंदर यही बता रहा हूं कि देखो क्वेश्चन या सिलेबस का जो पैटर्न है सेम आपके उसी प्रकार से पूछा गया, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटी में से एक पूछ लिया आपके सामने वहीदा प्रिज्म, तो यहां पर पूछा है कि उनके अनुभव का कारण है, तो चैप्टर में इनको शामिल करने का क्या मकसद है, या इनके अलावा भी जो जो फेमस पर्सनैलिटी दी हुई है उनको एनसीईआरटी की किताबों में क्यों इंक्लूड किया हुआ है, देखते हैं। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे मेन फैक्टर तो ये होता है कि जो जो जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं कि नहीं लड़कियां वाला काम नहीं कर सकती, लड़कियां पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़कियां अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, ठीक है, लड़कियां तैर नहीं सकती यहाँ पर, लड़कियां पढ़ नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है, लड़कियां दिमाग का यूज नहीं कर सकती यहाँ पर, लड़कियां पागलपने के शिकार नहीं कर सकते आप, और भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी प्रकार से जो जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर चलते हैं, जहां पर एक जेंडर के मुकाबले दूसरे जेंडर को ज्यादा वरीयता दी जाती है, जहां पर फीमेल को कम आंका जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकती, इसको तो यहाँ पर मेल करते हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। इसी जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करने के लिए
एनसीईआरटी की किताबों के अंदर इस प्रकार की फेमस जो व्यक्तित्व होते हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है, ताकि स्कूल में आने वाली बच्चियां इनसे मोटिवेट हो सके, इनसे प्रेरित हो सके कि अगर ये महिलाएं होकर इतना बड़ा काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप में से कुछ महिलाएं ऐसी होगी जो अपना टैलेंट दिखाती है, जैसे वो आई थी वो चंकी पांडे की जो लड़की आई थी कि मैं अपनी जो टंग है, जीभ है, वो अपनी नाक से लगा देती हूँ। ऐसा टैलेंट नहीं दिखाना, जो ऐसे महान व्यक्तित्व वाली ले मतलब महिलाओं ने काम किया वो आपको देना है। तो पहला आपका ठीक है कि इनका जो अनुभव है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर चैलेंज आने की चुनौती देता है। ठीक है, दूसरा उसकी कहानी सशस्त्र बलों में से एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बिल्कुल देते हैं, ये भी ठीक है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, भाड़ में जाए, 7 रंगों को दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना कि कैसे कैसे वहीदा प्रिज्म होगी, चाहे बाकी के फेमस आपके व्यक्तित्व हो गए, कैसे उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, कैसे बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त करा, ये सब एनसीईआरटी में होता है। तो ABD के साथ आप लोग चले जाना। ABD कहा यार, ABD ऑप्शन ही नहीं है क्या? हाँ, ये रहा ABD, यानी कि BDA के साथ आप जा सकते हो। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो? फोर्थ के साथ जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक भाई, धक्का मुक्की नहीं, सब आराम से क्लास ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास 3rd के एक EVS टीचर ने, ठीक है, जिसका नाम है एलेक्स, ठीक है, उसने हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये एक थीम है। अब देखो 6 थीम है, 6 थीम में से एक क्वेश्चन तो फूड वाला पूछ लिया जो ऊपर अभी आपके सामने गया, और 6 थीम में से एक और थीम यहाँ पर इसने ले ली कि हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हुए अपने स्टूडेंट्स को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्र को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ठीक है, कागज नहीं है मेरे पास, शायद कोई कागज देखता हूं मैं, चलो मिल तो गया भाई। बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो भाई, बहुत दिनों के बाद सीटेट के पेपर में इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि जैसे मैं एनसीएफ पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लोग मान लीजिए बैच वाला कोई बच्चा होगा वो बता देगा, एनसीएफ को मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं लगता शायद आपको एनसीएफ इतना डिटेल में देखने को कहीं मिले। उसी के अंदर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सौंदर्य बोध को विकसित करना। ये एनसीएफ का बेसिकली महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और उसके बाद भी जैसे अगले वाला एनसीएफ 2023 आ रहा है, ठीक है, उसमें भी इससे जुड़ी हुई बात कही जा रही है, जो आपकी शिक्षा नीति है उसमें भी जुड़ी बात की जा रही है। अब देखिए, जब हम स्कूल के अंदर जाते थे तो स्कूल वाले क्या काम करते थे, कभी कभी ट्रिप पर हमको लेकर जाते थे कि चलो लाल किला घुमाने ले गए, चलो किसी चिड़ियाघर के अंदर दिखाने ले गए। ऐसी जो फेमस जगह होती थी वहां पर दिखाने लेकर जाते थे। अब वहां पर दिखाने का ले जाने का क्या मकसद है? मकसद ये थोड़ी है कि वहां पर उनको घुमाने ले गए, जी नहीं। वहां पर हमें बच्चों के अंदर सौंदर्य बोध को विकसित यहां पर करना है कि बच्चा अगर प्रत्यक्ष रूप से वहां चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, जानवर देख रहा है, इमारतें देख रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से उसको समझकर उसको ग्रहण कर सके और किस प्रकार ऑब्जर्वेशन स्किल को अपना बढ़ावा दे सके, ये सभी चीजों के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी और आपकी नीतियों के अकॉर्डिंग भी। तो बिल्कुल पहला तो बहुत पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सौंदर्य बोध की यानी कि एस्थेटिक सेंस की यहाँ पर बात कही हुई है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपका भाई। ठीक है, दूसरा है इस गतिविधियों को बुनकरों द्वारा की जाने वाली जो बुनाई होती है उससे कनेक्ट करना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक तो जो एलेक्स है उसने जो पेज है, पेज को काट पीट कर एक चटाई बना दी, और एक चटाई बनाते हैं जो बुनकर बनाते हैं, तो एलेक्स ने दोनों को कनेक्ट करा। अब इसमें एलेक्स जो होता है वो टीएलएम का सहारा ले सकता है। टीएलएम के लिए मान लीजिए मोबाइल फोन का सहारा ले सकता है कि देखो बेटा बुनकर किस प्रकार बनाते हैं, देखो गूगल के अंदर दिखा देगा फोटो, या यूट्यूब के अंदर खोल के दिखा देगा, और फिर अपनी वाली दिखा देगा कि बेटा अब इसको कनेक्ट करो, क्या क्या आपको इनके अंदर समानताएं देखने को मिली है, क्या चेंजेस देखने को मिले। बहुत बढ़िया तरीका है, बच्चा अपने आप ही मतलब आपको अंतर बताता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, याद नहीं करना में, जहां भी याद करने की बात आ जाएगी उसके ऊपर कांटा मार देना। आपके घर वाले भी कहे कि याद कर ले तो कह देना अब मैं याद नहीं करूंगा। सचिन सर ने बताया कि याद करना बहुत बेकार चीज होती है। हालांकि आपके घर वाले 2-4 गाली आपको दे सकते हैं, उनसे कहना, उन्होंने कहा है कि याद नहीं करनी, मेमोराइज नहीं करनी चीजें, हमें चीजें समझनी है। क्या काम करनी है? चीजें समझनी है। पता चला 2 गाली खुद खा रहे हो, 2 मुझे पढ़वा रहे हो। ठीक है, कि हमें चीजें अब याद नहीं करनी है, हमें चीजें समझनी है। जितना समझेंगे उतना जल्दी पेपर हमारा पास होगा। ठीक है, अगला है कि आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरीके से काटना सीखना, ये भी आप लोग कर सकते हो। तो ABD के साथ आप लोग यहां पर जा सकते हो। ठीक है, ABD फर्स्ट आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो यहां पर? आप लोग भी फर्स्ट के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने सही बताया। तो चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं।
राइट, हट जाया करो। अच्छा ठीक है भाई, हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की जो संख्या होती है और पानी की अनुमानित मात्रा की जो खपत होती है, उसका पता लगाने के लिए छात्र जो होते हैं अपने घर और पड़ोस में एक सर्वे करते हैं। सर्वे कैसे करते हैं कि पापा हो गया, मम्मी हो गए, बहन भाई हो गए, तुम कितने पानी से नहाती हो, पानी के लिए कितने बाल्टी का इस्तेमाल करते हो, कितना पानी डेली भर के अंदर पी जाते हो, कितने पानी को वेस्ट कर देते हो। तो ऐसा सर्वे कर दिया। अब घर के अंदर तो ये वाला सर्वे चला जाएगा। कुछ पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा सर्वे करने गया, उसके गाल पर 2 सर्वे कर दिए, फिर आप उससे लड़ाई करने जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सर्वे हो सके तो घर परिवार के अंदर ही कराना। गांव देहात के अंदर आप लोग हो तो वहां पर मिलनसार तरीका रहता है, वहां पर आप करवा सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पर आपकी बच्चे की डिस्कवरी अप्रोच को बढ़ा रहा है, ताकि बच्चा यहाँ पर खोजबीन के माध्यम से चीजों को सीख सके, ऑब्जर्व कर सके, यहाँ पर इंक्वायरी यहाँ पर बच्चा कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एक गतिविधि है, इसके माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया यहाँ पर विकसित हो रही है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी किताबों में शुरू के ही फ्रंट पेज में दिया हुआ है मूल्यांकन संकेतक करके, यानी कि जो आपकी प्रोसेस स्किल होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो प्रोसेस स्किल कभी आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, वो हमेशा पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो प्रोसेस स्किल होते हैं वो मैंने कई बार अपनी मैराथन क्लास में भी बताया हुआ है, और दोबारा जब हमारी क्लास चालू हो जाएगी तो तब मैं आपको इसको बता दूंगा कौन कौन सी प्रोसेस स्किल होती है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग प्रोसेस स्किल का यहाँ पर यूज हो रहा है। प्रश्न पूछना बिल्कुल ठीक बात है, क्वेश्चन पूछेंगे, पड़ोसियों से क्वेश्चन पूछेंगे, आंटी आप कितने पानी में नहाती हो, ठीक है, आंटी आप कितना पानी पीती हो, ठीक है, अपने घर के अंदर पूछेंगे तो क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रयोग करना, तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर कोई करा नहीं जा रहा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करा नहीं जा रहा। उसके अगला पूछताछ करना, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन तो मतलब जरूर करेगा यहाँ पर बच्चा, चाहे घर वालों से करे चाहे अपने पड़ोसियों से करे। परिणाम भी निकालेगा। ठीक है, परिणाम निकालेगा, यार आंटी तो हमारे घर में मम्मी से भी ज्यादा यहाँ पर पानी यूज करती है, इस प्रकार से एक रिजल्ट निकालेगा, परिणाम निकालेगा। और अभिव्यक्ति भी करेगा। ठीक है, हालांकि मैंने बताया अभिव्यक्ति तभी करेगा जब देख लेना पड़ोसी आपके ठीक हो, पता चला आपके बच्चे को चट्टा दे और आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, ये सेकंड आंसर आपका ठीक है। हाइपोथेसिस नहीं करेगा। अरे जब वो दोनों के बीच में अपना सर्वे कर रहा है पानी में कि कौन कितनी खपत करता है पानी की, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं करने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं यार उसके पापा ज्यादा पानी यूज करते हैं, शायद मेरे पापा कम करते हैं। सीधा सर्वे कर रहा है, सीधा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, सीधा परिणाम बच्चा निकाल रहा है। अनुमान, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं। सेकंड आंसर इसके अंदर आपका सही हो